सुप्रभात। प्रस्तुत पाठ सत्र विराम चिन्ह नाम पाठ पढ़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत पाठ में हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह। समझे विराम चिन्ह क्या होता है। विराम ही होता है रुकना। जब हम बोलते जाते हैं या कुछ करते जाते हैं और जब हम बोलते हैं या कुछ कहते हैं तो कहते हुए जब हम रुकते हैं तो रुके हुए स्थान पर कुछ चिन्हों का प्रयोग होता है। तो उसी चिन्ह को ही हम विराम चिन्ह करते हैं। अगर हम कोई भी वाक्य बोलते जाएं, अगर रुके ना तो अर्थ नहीं समझ में आएगा। जब हम उस वाक्य को बोलते समय जब बीच में रुकते हैं तभी वो अर्थ समझ में आता है। तो जब रुकते हैं तो वहाँ पर उसके बीच में कुछ चिन्हों का प्रयोग होता है, उसी को हम विराम चिन्ह करते हैं। आइए एक उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं। जैसे मेरा उदाहरण है, मोहन रुको मत जाओ। यह जो वाक्य है, मोहन रुको मत जाओ, मोहन रुको मत जाओ, यह जो वाक्य इसमें पूर्वोच्चार समझ में नहीं आता है, ध्यान से समझिएगा। और वही दूसरे वाक्य में मोहन रुको मत जाओ, यानी मोहन को जो है रुकने का बात कहा गया, रुको मत जाओ, रुकिए मत जाइए। यहाँ पर विस्मयात्मक चिन्ह, यहाँ पर आपका अल्पविराम का चिन्ह प्रयोग करके यानी यहाँ पर रुकने का बोध हो गया। वही तीसरे वाक्य में क्या हुआ, मोहन रुको मत जाओ, यानी यहाँ पर इन चिन्ह का प्रयोग करके क्या किया गया, उसे जाने का बोध करा दिया। यानी आपने देखा इन चिन्हों के प्रयोग से इसके हम भिन्न भिन्न रूप देख रहे हैं। यानी इन चिन्हों का प्रयोग किस रूप से अपना महत्व बढ़ा दिया, इन वाक्य से समझ गए होंगे। इसमें जाने का प्रयोग करा दिया गया, इसमें रुकने का प्रयोग करा दिया गया। इसमें तो कुछ अर्थ ही नहीं समझ में आया। आज जब हम उन चिन्हों का प्रयोग कर देंगे तो वह अर्थ समझ में आ जाएगा। तो इन वाक्यों के बीच में जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम विराम चिन्ह करते हैं। ये तो आप जान ही गए होंगे। आइए हम परिभाषा पढ़ते हैं। भाव को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह करते हैं। यह विराम चिन्ह की परिभाषा। अब हम हिंदी में कुल कितने विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, आइए हम लोग यहाँ पढ़ें। तो हिंदी में कुल 12 प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। आइए हम लोग बारी बारी से समझें। यहाँ पर विराम है और यहाँ पर उसके चिन्ह हैं। ये है पहला पूर्णविराम। पूर्णविराम का चिन्ह कैसे यहाँ बताया गया है आप देखेंगे ऐसे। यानी पूर्णविराम को एक सीधी खड़ी रेखा के रूप में जाना जाता है। अल्पविराम का प्रयोग ऐसे किया जाता है, अर्धविराम का प्रयोग ऐसे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग ऐसे, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग ऐसे, कोष्टक का प्रयोग ऐसे, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग ऐसे और योजक चिन्ह का प्रयोग ऐसे, विवरण चिन्ह का प्रयोग ऐसे, विस्मयात्मक चिन्ह का प्रयोग ऐसे, संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह का प्रयोग ऐसे, त्रुटिपूरक या हंसपद चिन्ह का प्रयोग ऐसे किया जाता है।
आइए हम सब क्रमशः इसके विषय में पढ़ें और जानें। सर्वप्रथम है पूर्णविराम। पूर्णविराम वाक्य को पूरा होने पर अंत में पूर्णविराम का प्रयोग किया जाता है। यानी जहाँ पर वाक्य पूरा होता है उसके अंत में पूर्णविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज धूप नहीं होगा, तो यहाँ पर लास्ट में अंतिम में पूर्णविराम का प्रयोग होगा। दूसरा है अल्पविराम। अल्पविराम क्या होता है? वाक्य में जिस स्थान पर पूर्णविराम से थोड़ा कम, लगभग 1/4 समय रुकना हो, तो वहाँ पर अल्पविराम का चिन्ह लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त अल्पविराम का चिन्ह का प्रयोग अनेक स्थानों पर भी किया जाता है। इससे समान शब्द अथवा समान महत्व वाले वाक्यों को अलग करने में हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। किसी को संबोधित करने में अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह से पहले भी अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अल्पविराम। अल्पविराम की परिभाषा क्या है? अल्पविराम का प्रयोग वाक्य में वहां किया जाता है जहां अल्पविराम से अधिक किंतु पूर्णविराम से कम रुकना होता है, वहां पर अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे कह सकते हैं, कल तुम आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कल तुम आ जाना, कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यानी कल तुम आ जाना के बाद हम क्या करेंगे? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सॉरी, ये अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नात्मक वाक्यों में वाक्य पूरा होने पर पूर्णविराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नहीं, प्रश्नात्मक वाक्यों में वाक्य पूरा होने पर जहां पूर्णविराम लगाते हैं उसी स्थान पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है? वाक्य में किसी व्यक्ति के कहे हुए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक ने कहा, चलो विराम चिन्ह पढ़ते हैं। अध्यापक ने कहा, चलो विराम चिन्ह पढ़ते हैं। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग लगा देंगे। अगला है कोष्टक। कोष्टक का प्रयोग कैसे करते हैं देखें। कोष्टक 3 प्रकार का होता है। पहला होता है छोटा कोष्टक और दूसरा होता है मछला कोष्टक और अगला होता है, तीसरा होता है बड़ा कोष्टक। छोटा कोष्टक, मछला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अब हम लोग पढ़ेंगे निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग ये ऐसे होता है।
निर्देशक चिन्ह का प्रयोग उदाहरण से पहले तथा संवादों में नाम के बाद किया जाता है। फिर एक बार देखें, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग उदाहरण से पहले तथा संवादों में नाम के बाद किया जाता है। जैसे अध्यापक ने कहा, अध्यापक ने कहा, हाँ हाँ आज, अध्यापक ने कहा, हाँ अध्यापक ने कहा, डैश, हाँ हाँ आ जाइए, आ जाइए। तो फिर वहां पर चिन्ह का प्रयोग लगा देंगे, तो वहां पर हमारा जो ये चिन्ह हुआ, ये क्या हुआ, निर्देशक चिन्ह कहलाया। अगला है आपका योजक चिन्ह, यानी योजक चिन्ह का प्रयोग ऐसे करते हैं। यानी योजक चिन्ह क्या होता है, देखिए वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने तथा तुलना करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। वाक्यों में दो शब्दों को आपस में जोड़ने व तुलना करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, तो माता बीच में पिता लिखते हैं, भाई बहन, सुख और दुख, तो बीच में जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, यानी इन चिन्हों का जो प्रयोग करते हैं, ये क्या कहलाएगा, योजक चिन्ह कहलाएगा। अगला है विवरण चिन्ह। उदाहरण या विवरण अगली पंक्ति में देने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं विवरण, जैसे हम कह सकते हैं वाक्य दो प्रकार के होते हैं, वाक्य दो प्रकार के होते हैं, तो उसका दो प्रकार के होते हैं, ये आप चिन्ह लिखते हो, वह कौन, पहला दूसरा, उसको लिखोगे। जैसे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, या भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लिखते हो भाषा के दो प्रकार होते हैं, तो उसके बाद ये चिन्ह का प्रयोग करते हो, कौन कौन, पहला दूसरा, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो दो होते हैं, तो वहां पर ऐसे विवरण चिन्ह लगाओगे, कौन कौन, सकर्मक और अकर्मक। तो ऐसे जगह पर हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह। वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव तथा संबोधन को व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे शाबाश राम ने मैच जीत गया, बहुत गंदा जगह है। शाबाश, शाबाश, शाबाश जो भी है, यहाँ पर आप लिखोगे तो वहां पर बीच में इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। छी जो मैंने बताया, तो यहाँ पर बाद में उस शब्द लिखने के बाद इन चिन्हों का प्रयोग हम करेंगे। तो ये रहा विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब अगला है आपका संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। मतलब शब्दों को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए लाघव चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। फिर एक बार परिभाषा देखें। वाक्यों में शब्दों को छोटे रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं डॉक्टर,
तो डॉक्टर को छोटा लिखना है तो हम क्या करते हैं, डा लिख करके ऐसे लिख देते हैं। बीए अगर बैचलर ऑफ आर्ट तो हम क्या लिख सकते हैं, बीए, ऐसे हम चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं। एमबीए, एमए, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इत्यादि, यानी बड़े शब्दों को छोटे में लिखने के लिए इन लागू चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा इन लागू चिन्ह का प्रयोग। अगला है हास्यपद या त्रुटिबोधक चिन्ह। वाक्यों में लिखते समय भूलवश शब्द छूट जाने पर हास्यपद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं तो संयोगवश भूलवश कुछ शब्द उसके बीच में छूट जाता है, बाद में पता चलता है, तो उस वाक्य को पूर्ण करने के लिए जब हम शब्दों को लिखना चाहते हैं तो उस शब्द के नीचे हम इस चिन्ह का प्रयोग लिखकर ऊपर यहाँ पर वह शब्द लिख देते हैं जिससे वो वाक्य पूर्ण हो जाता है। तो ऐसे चिन्ह लगाकर जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो उसे हम त्रुटिबोधक चिन्ह या हास्यपद चिन्ह का प्रयोग या त्रुटिपूरक या हास्यपद चिन्ह कहा जाता है। तो बच्चों, ये रहा पाठ 17 विराम चिन्ह जिसको मैंने आप सभी को बताया। अब हम आप सबको इस पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्न हैं उसको बताना चाहूँगा। प्रश्न है पहला, हास्यपद चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो अभी मैंने बताया हास्यपद चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। वाक्य में लिखते समय भूलवश जब कोई शब्द छूट जाता है तो वहाँ पर इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगला है पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों में होता है? तो पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग मैंने अभी शुरू में ही आपको बताया। वाक्य जब पूरा हो जाते हैं तो उसके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग एक खड़ी पाई सीधी रेखा के रूप में किया जाता है। अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? यानी हर्ष, घृणा इत्यादि का बोध कराने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं? तो कोष्ठक का आपको मैंने बताया 3 प्रकार के होते हैं। छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक में अक्सर कोई शब्द समझ में ना आए तो उस शब्द को प्रकट करने के लिए, जैसे हम कह सकते हैं 13, तो 13 को हम ऐसे मान लीजिए ये अंकों में है, ये शब्दों में है, आपको बोला गया 13, तो ये 13 क्या है? कुछ अलग शब्द तो नहीं है। तो समझने के लिए इस 13 को हम हिंदी में लिख दिए तो ये बच्चे आसानी से समझ लेंगे कि यही 13 है जो हिंदी में लिखा गया है। तो आपने देखा छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग करें। राम, लक्ष्मण तथा सीता जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था। तो इसमें आप देखेंगे राम के बाद हम लगाएंगे अल्प विराम। लक्ष्मण तथा सीता जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था यानी पूर्ण विराम रहेगा अंत में। हे राम, मैं तो लुट गया। हे राम, ये राम के बाद हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मैं तो लुट गया यानी अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। अगला है आज चलो, मैं अभी आता हूँ। आज चलो के बाद यह हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मैं अभी आता हूँ के बाद अंत में ये
पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगला यह वाक्य होगा आपका, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ग्रंथ लिखा। तुलसीदास जी ने, ये ने आप यह निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ने रामचरितमानस ग्रंथ लिखा। रामचरितमानस, तो रामचरितमानस को हम उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। उसके बाद ग्रंथ लिखा जो अंत हुआ शब्द का, वाक्य का, वहाँ पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। दिए गए प्रश्नों का उत्तर नीचे दीजिए। दीजिए के बाद हम ये निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दीजिए के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद KBC, कल कोर्ट में मुकदमा लड़ेंगे। KBC, के बाद लागू चिन्ह का प्रयोग, B के बाद लागू चिन्ह का प्रयोग, कल कोर्ट में मुकदमा लड़ेंगे, लड़ेंगे के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। अगला है कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो कृपया के बाद यह अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। कृपया अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। मेरी सहायता कीजिए के बाद आपका होगा पूर्ण विराम। अगला है, क्या आप आज भी नहीं आएंगे? क्या आप आज भी नहीं आएंगे? आएंगे के बाद आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दूसरा उत्तर सही होगा, भाव स्पष्ट करने के लिए। ख है, विराम का क्या अर्थ होता है? तो ये तीसरा ऑप्शन सही है, रुकना। अगला है, निम्न में योजक चिन्ह कौन सा है? तो आप पहला ऑप्शन सही करेंगे, योजक चिन्ह। घ, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है? पहला ऑप्शन सही होगा, कल तुमने क्या खरीदा था। तो इस प्रकार ये रहा आपका कुछ अभ्यास प्रश्न, जिसको मैंने आपको मौखिक रूप से समझाया। आपने इसे समझा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे पुनः इसको दोहराएंगे। इसे पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।